जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा लेट हो गया हमें बनाने में, क्योंकि थोड़ा सेहत भी ठीक नहीं था और प्लस देश की सुरक्षा के साथ अगर जागरूकता तो थोड़ा समय भी लग जाता है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है। यानी कि दो वर्गों में संविधान को बांटते हैं, एक लिखित और दूसरा जो है अलिखित। लिखित का मतलब अमेरिका का संविधान और अलिखित मीन्स ब्रिटेन का संविधान। क्लियर है। अब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान को अंगीकृत किए थे तो उस समय एक प्रस्तावना संविधान में कितना था, एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में बटा हुआ था, यानी 22 भाग और 8 अनुसूचियां। क्लियर है। और 1951 के बाद कई संविधान संशोधन किए गए, जिसके तहत 8 अनुसूचियों से बढ़ा करके 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई और इस तरह से 12 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। और 22 भाग जो था, एक भाग 7 को हटा दिया गया और 4 भाग को जोड़ दिया गया, यानी 4 क 9 क 9 ख और फिर 14 क, ठीक है। तो इस तरह से ये 25 भाग हो गए और 20 अनुच्छेदों को हटा करके उसके जगह पे 90 अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे। इस तरह से 465 अनुच्छेद, वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अब इतना लंबा होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो भारत के संविधान को बोला जाता है कि यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। अब इतना लंबा होने का कारण है, एक तो देखिए भौगोलिक कारण में आप देखेंगे तो भारत की जो बनावट है, ठीक है, यानी कि जो विस्तार इसका है चतुष्कोणीय है, विस्तार और प्लस विविधताएं, बहुत ज़्यादा विविधताएं भारत में पाई जाती हैं, ये कारण है बड़ा होने का। और दूसरा है 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसका भी प्रभाव है। उसके बाद से केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान, केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान का होना, यह भी एक कारण है, ठीक है। इसके बाद से जो है संविधान सभा में जो सदस्य थे संविधान सभा के, इनका पेशे से वकील होना और न्यायिक जानकार होना, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा में बहुत ज्यादा सदस्य थे और उनका प्रभुत्व दिखता है संविधान में। तो संविधान सभा के सदस्यों का प्रभुत्व, ये सब कारण है भारत के संविधान का बड़ा होने का। इसके बाद विश्व के कई संविधानों से बहुत से प्रावधान लिए गए थे, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गर्व के साथ कहते थे कि विश्व के संविधानों को छानने के बाद भारत का संविधान बनाया गया है, ठीक है। तो जो संविधान के ढांचागत स्वरूप है, ये 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रदर्शित करता है उसको। उसके बाद से जो दार्शनिक भाग है, दार्शनिक भाग, ठीक है, ये एक तो आपका मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था, किस देश से, अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। क्लियर है। जो कि भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है और नीति निर्देशक तत्व का भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। इसके बाद कई अन्य देशों से भी कई प्रावधान लिए गए थे, जिसमें जैसे जर्मनी से लिया गया था आपात। इसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था फिर संवैधानिक संशोधन, संविधान के संशोधन की प्रक्रियाओं को। उसके बाद फिर आपका ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऐसे फिर जर्मनी जापान से, रूस से मौलिक कर्तव्य, इस तरह से ये सब कारण थे
संविधान का बड़ा होने का। उसके बाद राजनीतिक जो कांड थे, राजनीतिक जो भाग था, ये टोटल ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, अब दूसरा जो हम विशेषता देखेंगे तो दूसरी विशेषता है इसका नम्यता व अनम्यता में समन्वय। यानी कि नम्यता का मतलब क्या होता है? नम्य मीन्स लचीला और अनम्य का मतलब कठोर। यानी कि अमेरिका का संविधान कठोर माना जाता है और ब्रिटेन का लचीला। ठीक है, अब कठोर का मतलब ये है कि जो संविधान के प्रावधान हैं उनको बदलना किसी विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा अगर बदलना पड़े तो उसे कठोर संविधान बोलते हैं। ठीक है, जिसको बदलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो और जिसे आसानी से बदला जा सकता है उसे लचीला बोलते हैं। ठीक है, और दोनों का समन्वय जो था, दोनों का जो तालमेल था, यानी भारत का संविधान जिसे बोला जाता है कि अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। कई बार ये क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका लचीला और कठोर अंशतः होने का क्या कारण है? जो हमारे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यानी अनुच्छेद 368 में प्रक्रियाएं दी गई हैं दो तरह से। एक तो विशेष बहुमत और दूसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन द्वारा, आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, अब विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत मीन्स जो हमारे सदन है, यानी सदनों के पूरी संख्या का 50+1 और जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत, इसको विशेष बहुमत बोलते हैं। और आधे राज्यों का दूसरा जो है विशेष बहुमत भी होना चाहिए प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। यानी कि अगर मान लीजिए कि 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और अगर 30 है तो 15 द्वारा। ठीक है, तो ये दो प्रक्रियाएं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की है। उसके बाद एक तीसरा है जो कि 368 के अंतर्गत नहीं आता है, यानी साधारण विधेयक द्वारा, साधारण विधि द्वारा। ठीक है, इसमें 50+1 के द्वारा संशोधन किया जाता है, जो साधारण विधियों को किया जाता है। तो ये है, और इसी कारण भारत का संविधान को बोला जाता है अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। और तीसरा जो विशेषता है इसको हम लोग देखते हैं कि तीसरी विशेषता क्या है। ठीक है, तो तीसरी विशेषता में है एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। यानी कि हमारे भारत के संविधान में दोनों लक्षण विद्यमान हैं, एक संघीय भी और एक गैर संघीय भी। और संघीय में क्या है? जैसे दो सरकारों का होना, दो सरकार, इसके बाद से दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, इसके बाद लिखित संविधान, लिखित व कठोर संविधान। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? लिखित और कठोर संविधान हो गया। उसके बाद द्विसदनात्मक, तो ये हो गया आपका संघीय लक्षण। उसके बाद से गैर संघीय लक्षण जो देखेंगे, गैर संघीय लक्षण भी इसमें विद्यमान है, यानी एकात्मकता का भाव भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं गैर संघीय वाले में। इसमें है कि एक सशक्त केंद्र, इसका लक्षण क्या है? गैर संघीय वाला एक सशक्त केंद्र, यानी कि केंद्र का बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना। ठीक है, इसके बाद से फिर आ जाता है आपका एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका,
एकीकृत न्यायपालिका, इसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। और उसके बाद आपात उपात उपबंध ये सब आ जाते हैं गैर संघी में, ठीक है। अब देखेंगे तो हमारे संविधान में अगर पूरे संविधान को छान लिया जाए तो कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। क्या है? कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। सिर्फ अनुच्छेद 1 में बोला गया है, अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत यानी भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो इसका अभिप्राय यानी इसका मतलब दो है। एक तो जो राज्य है, राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का समझौते का परिणाम यह संघ नहीं है, और दूसरा राज्यों को इस संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है, ठीक है। इसीलिए भारत के संविधान को कई नामों से जानते हैं, ठीक है। एक तो एकात्मकता की भावना में संघ, एकात्मकता की भावना में संघ, और दूसरा जो है अर्थ संघ, इसके बाद से फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी बोला जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला जाता है। तो ये है हमारा एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद से अगली जो विशेषता है ये है सरकार का संसदीय रूप, ठीक है, सरकार का संसदीय रूप। तो सरकार का जो संसदीय रूप है, ठीक है, हमारे भारत में क्या है कि संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, ठीक है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का विभाजन हो जाता है, ठीक है। उनको अलग अलग शक्तियां प्रदान रहती हैं, यानी शक्तियों का विभाजन, पृथक्करण, ठीक है। और लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या है कि दोनों में समन्वय स्थापित रहता है, दोनों में समन्वय स्थापित रहता है, ठीक है। तो हमारा ब्रिटेन से लिया गया संसदीय रूप को, सरकार का संसदीय रूप को ब्रिटेन से लिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे तो भारत के संसदीय रूप को क्या बोला जाता है कि वेस्टमिंस्टर सरकार, ठीक है, या इसको बोला जाता है उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो सरकार का संसदीय रूप को हम लोगों ने देखा। इसके बाद है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, यानी कि संसदीय जो संप्रभुता है ये ब्रिटेन से लिया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता जो है अमेरिका से, और दोनों के बीच में तालमेल बैठाया गया है भारत के संविधान में। यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका हेड, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह न्यायिक अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है। यानी कि संसद द्वारा बनाए गए विधियों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है हमारी न्यायपालिका, ठीक है। और संसद को यह पावर मिला हुआ है संविधान के द्वारा कि यह संविधान के किसी भी बड़े से बड़े भागों में भी परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। दोनों का समन्वय स्थापित किया गया है। अब इसके बाद जो अगला है जो विशेषता वो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इस फॉर्मेट में हम लोग समझते हैं, यहाँ हो गया क्या सुप्रीम कोर्ट, ये क्या हो गया उच्चतम न्यायालय, उच्चतम, और उसके बाद से ये जो हो गया फिर आपका उच्च न्यायालय जो कि प्रत्येक राज्यों में होता है या दो राज्यों को मिला करके भी होता है, और उसके नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
या सत्र न्यायालय जो है इसको रखा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा न्यायपालिका है, ठीक है, ये स्वतंत्र है और सर्वोच्च न्यायालय के ज़्यादा पूरे खर्चे को जो आपका क्या बोलते हैं संचित निधि से पूरा किया जाता है, प्लस इसके कार्यों को जो विधायिका में बहस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जबकि आप अमेरिका में देखेंगे तो दोहरी न्यायपालिका है, एक राज्यों के लिए और एक केंद्र के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोगों ने देखा। इसके बाद मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं था, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया, भाग 4 क के रूप में, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क, इसमें वर्णन है मौलिक कर्तव्य का। तो क्लियर है। इसके बाद से फिर जो अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी हमारे भारत में जिसकी भी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो सभी लोग मत दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का धर्म, जात, क्षेत्र के आधार पर या संपत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार का या क्या बोलते हैं आपका एजुकेशन के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और सभी के मतों का बराबर महत्व होगा, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1989 में इसके एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और यही एक मैटर था जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, जो कि संविधान सभा ने सर्वसम्मति से एक ही बार में स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम लोगों ने देखा। इसके बाद से आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णन है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों के लिए आपातकाल और वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद से त्रिस्तरीय सरकार यानी भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है, जो कि विश्व में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। पहले हमारे देश में भी द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया, पंचायती राज को। ठीक है, जो कि भाग 9 में है, और इसे अनुसूची 11 में वर्णन किया गया है। और इसके बाद से शहरी स्वशासन के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत, इस टाइप का भी जोड़ा गया, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह से भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है, जो कि विश्व में कहीं भी नहीं है। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस तरह से हम लोगों ने देखा। ठीक है, पहला हम लोगों ने देखा कि सबसे लंबा लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। उसके बाद नम्यता और अनम्यता का समन्वय, उसके बाद से फिर नम्यता और अनम्यता का समन्वय, एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, उसके बाद से सरकार का संसदीय रूप, उसके बाद संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में देखें, फिर एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका देखें, मौलिक कर्तव्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आपातकालीन प्रावधान और त्रिस्तरीय सरकार। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।